करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम, क्योंकि वर्किंग हम सब चीज़ों की पढ़ चुके हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन क्या होते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन क्या होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वर्किंग हम डिफरेंसेस को अपने सीक्वेंस में लिख सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा डिफरेंसेस होंगे जो मैं आपको क्लियर करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन की डिफरेंसेस के स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले डिफरेंस आता है वॉल्व और पोर्ट में। तो जब भी हम 2 स्ट्रोक इंजन लिखेंगे तो वहाँ लिखेंगे इन 2 स्ट्रोक इंजन वी यूज पोर्ट, और इन 4 स्ट्रोक इंजन में क्या लिखेंगे, वी यूज वॉल्व। तो सबसे पहला डिफरेंस हो जाता है कि 2 स्ट्रोक इंजन में क्या यूज किया जाता है, पोर्ट यूज किए जाते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में क्या यूज किया जाता है, पोर्ट यूज किए जाते हैं, सॉरी वॉल्व यूज किए जाते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट होते हैं जो माउंटेड कहाँ होते हैं, दे आर माउंटेड ऑन वॉल्स, सिलेंडर वॉल्व, सिलेंडर की वॉल्स पे माउंट होते हैं, जबकि वॉल्व कहाँ माउंट होते हैं, हेड ऑफ सिलेंडर, हेड पर माउंट हेड पे। होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है कि जो वॉल्व होते हैं वो पिस्टन के मूवमेंट से ओपन और क्लोज होते हैं, यस मैम। मतलब उसको ऑपरेट करने के लिए, ओपन और क्लोज करने के लिए किसी मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती, जबकि जो वॉल्व होते हैं वो पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कन्वर्ट करते हैं, तब जाके वॉल्व ओपन और क्लोज होते हैं। इट मीन्स इट नीड अ मैकेनिज्म। तो पोर्ट को ऑपरेट करने के लिए किसी मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती, जबकि वॉल्व को ऑपरेट करने के लिए मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। 3 डिफरेंस हो गए वॉल्व और पोर्ट्स पे ही। यस मैम। ठीक है, उसके बाद अगर हम और बेसिक डिफरेंस की बात करते हैं तो इन 2 स्ट्रोक इंजन 4 प्रोसेसेस आर कंप्लीटेड इन 2 रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन। कितने रेसिप्रोकेटिंग मोशन होंगे पिस्टन के, 2 इन 4 स्ट्रोक इंजन पिस्टन कैन रेसिप्रोकेट 4 टाइम्स फॉर कंप्लीटिंग 4 डिफरेंट प्रोसेस। यस मैम, लिखते जा यस रहे हो ना, मैम। यस मैम, मैं वर्किंग के बेसिस पर आपको सीक्वेंस में डिफरेंस बता रही हूँ, जो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिन चीज़ों को आप इजीली अपनी लैंग्वेज में लिख पाओगे। ठीक है, 4 पॉइंट, कितने पॉइंट्स हो गए, मैम 4 हो गए। फिर अगर 2 स्ट्रोक इंजन है और 2 रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन होता है, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, फॉर 1 पावर इज जनरेटेड बाय 1 रोटेटरी मोशन ऑफ द क्रैंक। एक पावर कैसे जनरेट होती है, जब क्रैंक आपका कितना रोटेशन कर लेता है, एक। जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में 1 पावर कब जनरेट होती है, जब क्रैंक 2 रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर लेता है। यस मैम, इतनी चीजें सबको समझ में आ गई। यस मैम, अब अगर एक बार रोटेटरी मोशन में पावर जनरेट हो रही है, मतलब 2 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक इंजन के कंपैरिजन में ज्यादा पावर जनरेट करेगा, ट्वाइस पावर जनरेट करेगा। हाँ यस है ना, मैम, क्योंकि अगर एक रोटेटरी मोशन में 1 पावर जनरेट हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, 2 रोटेटरी मोशन में 1 पावर जनरेट हो रही है। इट मीन्स इट ट्वाइस पावर जनरेट कर रहा है। तो पावर जनरेशन के केस में 2 स्ट्रोक इंजन इज मोर बेनिफिशियल देन 4 स्ट्रोक इंजन, या पावर डेवलप्ड इन 2 स्ट्रोक इंजन इज मोर देन यस मैम। 4 स्ट्रोक इंजन। 4 इतने डिफरेंस समझ में आ गए कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पे, पोर्ट्स पे, और किस पे बात की हमने, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक पे। अब हम आते हैं किस पे, कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन में देखो तो स्टार्टिंग में मैंने आपको लिखवाया कि वॉल्व मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है 4 स्ट्रोक इंजन में, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो नंबर ऑफ पार्ट 2 स्ट्रोक में क्या हो गए, कम हो गए, 4 स्ट्रोक में ज्यादा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्ट ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि वॉल्व मैकेनिज्म एक अलग से डिवाइस लगेगी। तो 2 स्ट्रोक इंजन में नंबर ऑफ वर्किंग पार्ट्स क्या होते हैं, कम होते हैं, और 4 स्ट्रोक में नंबर ऑफ वर्किंग पार्ट्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो अगर नंबर ऑफ वर्किंग पार्ट्स कम होंगे तो सिंपल डिजाइन और लाइट कंस्ट्रक्शन होगा, यस मैम, जबकि नंबर ऑफ पार्ट ज्यादा होंगे तो बड़ा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा, और हैवी कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, कॉस्टली हो। कॉस्ट में भी यस इफेक्ट मैम, आएगा। इतने पैरामीटर्स जो आपने लिखे हैं
वो हमने किस बेसिस पे लिखे हैं, जो भी हमने अब तक अपनी स्टडी की है अकॉर्डिंग टू द वर्किंग, जो भी वर्किंग हमने पढ़ी है उसके बेसिस पर हमने उनके मेन पैरामीटर्स लिख लिए हैं। अब हमारे जो डिफरेंसेस होंगे वो कॉस्ट पे, मेथड्स पे होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ूँ अब मैं। Yes, तो ma'am. इसमें जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है 1 पावर, ये हमारा हो चुका है। Yes, ma'am. Yes. पावर डेवलप भी लिख चुके हैं हम। Yes, ma'am. सिंपल Yes, ma'am, डिजाइन भी twice. लिख चुके हैं, मतलब हमने इसमें जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं वो तीनों लिख चुके हैं। अब हम आते हैं और डिफरेंसेस की। तो अगर हम बात करते हैं कि आपका जब फ्लाईव्हील जो कंस्ट्रक्शन है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है, लाइट कंस्ट्रक्शन है, नंबर ऑफ पार्ट्स कम है, तो जो फ्लाईव्हील यूज होगा वो भी लाइटर फ्लाईव्हील होगा। Yes, ma'am. जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में हैवी फ्लाईव्हील की जरूरत पड़ेगी। Yes, ma'am. ज़्यादा पावर. Yes, ma'am. ठीक, अगर पार्ट्स कम है, मूविंग पार्ट्स कम है, तो जो मैकेनिकल एफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा होगी। किसके कंपैरिजन में? 4 स्ट्रोक इंजन के कंपैरिजन में। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क डन अपॉन नंबर ऑफ मूविंग पार्ट्स कम होंगे तो आपके जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपका हीट डिसिपेशन कॉस्ट कम हो जाता है। मतलब जो आपका नंबर ऑफ पार्ट की वजह से जो हीट जनरेट हो रही है वो उतनी ज़्यादा बाहर की तरफ फैलती नहीं है, हम उसको ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी 2 स्ट्रोक इंजन की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। हम ये किस बेसिस पे बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं नंबर ऑफ पार्ट्स के बेसिस पे। नंबर ऑफ पार्ट्स कम है तो स्टार्टिंग क्या होगी 2 स्ट्रोक इंजन की? इजी होगी, जबकि 4 स्ट्रोक इंजन की थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कूलिंग सिस्टम दोनों में सेम रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। इतना सबका हो गया। अब हम बात करते हैं ma'am. मेन चीज की। अगर हम 2 स्ट्रोक इंजन की बात करते हैं तो वी नीड अ लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो कि हमें हर बार फीड करना पड़ता है पेट्रोल के साथ, डीजल के साथ, है ना? Yes, ma'am. जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल अलग से क्रैंक केस में भरा होता है, तो उसका मेंटेनेंस या लुब्रिकेशन जो प्रॉपर्टी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। किसके कंपैरिजन में? 2 स्ट्रोक। कंजप्शन ऑफ लुब्रिकेशन 2 स्ट्रोक में ज़्यादा होगा और 4 स्ट्रोक इंजन में कम होगा। कम होगा. ठीक है। फिर अगर 2 स्ट्रोक इंजन की बात करते हैं तो हमने ये पढ़ा था कि 2 स्ट्रोक इंजन में जो 2 रेसिप्रोकेटिंग मोशन होते हैं, 2 रेसिप्रोकेटिंग मोशन में आपकी 4 प्रोसेस कंप्लीट होती हैं। तो जो हमने पिस्टन का शेप था वो चेंज किया था। अब अगर कोई कर्व शेप यूज करोगे तो वियर टियर या वाइब्रेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक तरफ आपका फ्रेश चार्ज है, एक तरफ आपका फ्लू गैसेस, वेस्ट गैसेस होती हैं। तो 2 स्ट्रोक इंजन में 2 चीजें एक साथ होने की वजह से वियर और टियर क्या होगा? ज्यादा होगा, जबकि इसमें क्या होगा? आपका वियर टियर कम होगा। कम होगा। फिर 2 स्ट्रोक इंजन में 2 चीजें एक ही साथ कंप्लीट होती हैं, तो फ्रेश चार्ज के साथ वेस्ट गैसेस के साथ साथ कुछ अमाउंट में फ्रेश चार्ज भी क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसी टाइम पे फ्रेश चार्ज ट्रांसपोर्ट पोर्ट से ऊपर आता है और उसी टाइम पे एग्जॉस्ट पोर्ट भी खुला होता है। तो कई बार वेस्ट गैसेस के साथ साथ आपका फ्यूल भी वेस्ट हो जाता है। जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में हर प्रोसेस सेपरेटली होती है, तो वेस्टेज ऑफ फ्यूल नहीं होता, तो फ्यूल का कंजप्शन कम होगा। 2 स्ट्रोक इंजन में स्केपिंग की वजह से फ्यूल का कंजप्शन ज्यादा होगा, 4 स्ट्रोक इंजन में फ्यूल का कंजप्शन उतना ज्यादा नहीं होता। अब बात करते हैं थर्मल इफिशियंसी की। अभी हमने किसकी बात की थी? मैकेनिकल इफिशियंसी, नंबर ऑफ पार्ट्स के बेसिस पे। थर्मल इफिशियंसी का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल वर्क डन। जब अगर 2 प्रोसेस एक साथ कंप्लीट होती हैं तो वेस्टेज ऑफ फ्यूल, वेस्टेज ऑफ हीट हो रहा है, क्योंकि उसी टाइम पे एक्सपांशन हो रहा है। एक्सपांशन का मतलब कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी।
बट एट दैट टाइम एग्जॉस्ट पोर्ट इज ऑल्सो ओपन। एग्जॉस्ट पोर्ट क्या हो रहा है उसी टाइम पे ओपन भी हो रहा है, तो एक्सपांशन की वजह से आपके जो हीट गैसेस होती हैं वो अपनी पूरी तरीके से हीट को दे नहीं पाती, मैकेनिकल वर्क डन जनरेट नहीं कर पाती हैं। जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में हर प्रोसेस सेपरेटली कंप्लीट होती है, तो एक्सपांशन में ज़्यादा वर्क डन आपको मिलता है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो थर्मल इफिशिएंसी 2 स्ट्रोक इंजन की कम होती है और 4 स्ट्रोक इंजन की ज्यादा। ज्यादा ज्यादा होगी। डिफरेंस समझ में आया थर्मल और मैकेनिकल में? यस मैम। यस फिर जब नंबर ऑफ मूविंग पार्ट्स अगर कम है तो ऑब्वियसली बात है, नहीं सॉरी, आपका जो दो प्रोसेस एक साथ कंप्लीट हो रही हैं जिसकी वजह से वियर और टीयर हो रहा है, अगर वियर और टीयर होगा तो वाइब्रेशंस क्या होंगे, नॉइज क्या होगी, ज़्यादा होगी। जबकि नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ रहे हैं और वियर टीयर कम हो रहा है तो आपके वाइब्रेशन नॉइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर आता है स्केवेंजिंग। स्केवेंजिंग क्या बताया था? स्केवेंजिंग बताई थी एक टर्म मैंने, याद है कि नहीं है? नहीं, याद नहीं मैम। याद नहीं है। स्केवेंजिंग बताई थी कि जो फ्रेश चार्ज होता है वो वेस्ट गैसेस को फोर्स करता है कि वो बाहर निकलें, और इस स्केवेंजिंग प्रोसेस की वजह से फ्रेश चार्ज भी कुछ अमाउंट में आपका लॉस हो जाता है, क्योंकि वो भी एग्जॉस्ट पोर्ट से क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होने की वजह से पुअर स्केवेंजिंग हो रही है, मतलब हम वेस्ट गैसेस को पूरी तरीके से बाहर तो निकालते हैं लेकिन उसकी वजह से हमारा फ्रेश चार्ज भी क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन क्या करता है, वेस्ट गैसेस को बाहर की तरफ फोर्स करता है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेस्ट गैसेस आपकी बाहर निकल जाती है। मतलब वेस्ट गैसेस को बाहर निकालना जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है स्केवेंजिंग। तो पुअर स्केवेंजिंग किसमें होगी, 2 स्ट्रोक इंजन में, और अच्छी स्केवेंजिंग किसमें होगी, 4 स्ट्रोक इंजन में। कितने पॉइंट्स हो गए? 6। हाँ 6 मैम, 6 हुए हैं। क्या बात कर रहे हो, इतनी सारे पॉइंट्स बता दिए और 6 पॉइंट्स, और 6 पॉइंट्स तो हमने पहले ही कर लिए थे जब 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक की वर्किंग पे कर रहे थे। पुअर स्केवेंजिंग है तो परफॉर्मेंस भी पुअर होगी, अगर स्केवेंजिंग अच्छी है तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी। गुड। 2 स्ट्रोक इंजन लाइटर व्हीकल्स में यूज किया जाता है, 4 स्ट्रोक इंजन हर जगह पे यूज किया जा सकता है। इतनी चीजें हैं किसमें, आपके 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में। तो हमेशा लिखने का तरीका ऐसे ही रखना कि जब हम वर्किंग की बात करते हैं तो डिफरेंस लिखने के, जब पैटर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले वर्किंग के बेसिस पर डिफरेंस लिखो, उनके जो नेम इंडिकेट्स कर रहे हैं उनके बेसिस पर डिफरेंस लिखो, फिर उनके कंस्ट्रक्शन वाइज डिफरेंसेस लिखो, और बाद में आपके उनके कॉस्ट और इफिशिएंसी टर्म्स में सारे डिफरेंसेस लिखो। कम से कम आपको 10 डिफरेंस याद होना चाहिए 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के बीच में। क्लियर है इतना? ओके मैम। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्किंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। क्या है लिखोगे क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। इसको दूसरा बोल सकते हो डिफरेंस बिटवीन SI इंजन और CI इंजन। डिफरेंस बिटवीन SI इंजन और CI इंजन, दोनों ही नाम से क्वेश्चन आता है लेकिन मतलब क्या होगा, सेम होगा। पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन, CI इंजन या SI इंजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके नेम इंडिकेट्स जो करते हैं पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के, उनके बेसिस पर डिफरेंशिएट करें तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो जाता है कि इन पेट्रोल इंजन वी यूज पेट्रोल एज अ फ्यूल, और जबकि डीजल इंजन में क्या करेंगे, वी यूज डीजल एज अ फ्यूल। हाँ, डीजल। पहला डिफरेंस हो मैम। गया कि पेट्रोल इंजन में पेट्रोल यूज करेंगे, डीजल इंजन में डीजल यूज डीजल करेंगे। यूज करेंगे। फिर आपने ये भी पढ़ा था कि पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर यूज किया जाता है, कार्बोरेटर इज कनेक्टेड टू द इनलेट वाल्व, जबकि डीजल इंजन में एयर फिल्टर इज कनेक्टेड टू द
इनलेट वॉल्व। इनलेट वाल्व। दो डिफरेंस हो गए। जी मैम। यस मैम। फिर कार्बोरेटर क्यों लगाया जाता है? कार्बोरेटर सप्लाई एयर एंड फ्यूल मिक्सचर, Yes, ma'am. जबकि एयर फिल्टर सप्लाई ओनली एयर इनसाइड द सिलेंडर। यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो ये तीन डिफरेंस के बेसिस पर आप ये बोल सकते हो कि पेट्रोल इंजन में जो फ्यूल अंदर आता है, एयर और पेट्रोल का मिक्सचर जो आता है, आप सारी प्रोसेस उसके ऊपर करते हो, जबकि आप डीजल इंजन में किसके ऊपर प्रोसेस करते हो? एयर के ऊपर, एयर फिल्टर है ना। एयर फिल्टर। फिर आपका जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें इग्निशन के लिए हम स्पार्क प्लग का यूज करते हैं। यस मैम। Yes, ma'am. डीजल इंजन में हम क्या यूज करते हैं? Fuel injector. फ्यूल इंजेक्टर। और जब हमने ये भी पढ़ा था कि स्पार्क प्लग सप्लाई द न्यूक्लियस या मॉलिक्यूल सप्लाई करता है तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, जबकि होता। डीजल इंजन में डीजल सप्लाई करते हो, फ्यूल सप्लाई करते हो, तो इग्निशन के टाइम पे हम फ्यूल वॉल्यूम को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे इस बेसिस पर कि पेट्रोल इंजन में जो हीट सप्लाई होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है, जबकि डीजल इंजन में हीट सप्लाई कांस्टेंट प्रेशर पर होती है। क्या लिखोगे? पेट्रोल इंजन वर्क हीट इन पेट्रोल इंजन हीट सप्लाई एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, जबकि डीजल इंजन में क्या लिखोगे? हीट सप्लाई एट अ कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर। कितने पॉइंट्स हो गए? 5। 7। अरे बाप रे। ठीक है, उसके बेसिस पर ही अगर कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम लिखा है तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब हो गया पेट्रोल इंजन वर्क ऑन ऑटो साइकिल, OTTO ऑटो। पेट्रोल इंजन वर्क ऑन ऑटो साइकिल, डीजल इंजन वर्क ऑन डीजल साइकिल। Cycle. पेट्रोल इंजन वर्क ऑन ऑटो साइकिल, डीजल इंजन वर्क ऑन डीजल साइकिल। डीजल साइकिल। ठीक है। यस मैम। अब यहाँ पे बाकी के डिफरेंसेस की बात करें तो पहला डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं कि पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर भेजा जाता है, इसमें ओनली एयर सप्लाई होती है। नेक्स्ट डिफरेंस लिख लो, पेट्रोल इंजन ऑपरेट एट अ लो प्रेशर और टेम्परेचर, उसका प्रेशर और टेम्परेचर उतना ज़्यादा हाई नहीं होता, जबकि डीजल इंजन का प्रेशर टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है। ये क्यों हाई होता है? ये ऑक्टेन और सीटेन नंबर पर डिपेंड करता है, जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। अभी आपको उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जब आप आईसी इंजन पढ़ोगे डिटेल में तब इसको पढ़ लेना। अभी इतना याद रखो कि पेट्रोल इंजन का प्रेशर टेम्परेचर आपका कम होता है, डीजल इंजन का प्रेशर टेम्परेचर आपका ज़्यादा होता है। ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आपका जो कंप्रेशन होता है वो कम होता है और यहाँ पर आपका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है। अभी मैं बताती हूँ क्या होता है। मैंने एक डिफरेंस लिखा कि लो प्रेशर टेम्परेचर पर वर्क करता है पेट्रोल इंजन, फिर डीजल इंजन क्या करता है? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है। अब इसी बेसिस पे 2 पॉइंट्स और बन जाएंगे कि प्रेशर रेंज कितना होगा? 6 to 12 बार, प्रेशर रेंज होगा 35 to 40 बार। बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो इसमें लो प्रेशर है, इसमें हाई प्रेशर है। सिमिलरली टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 600 to 700 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर रेंज और प्रेशर पे डिफरेंस हो गया। यस मैम। फिर हम बात करते हैं इसकी कंप्रेशन रेशियो में। अभी एक चीज टर्म बता रही थी ना, कंप्रेशन रेशियो, हमने पढ़ा था कंप्रेशन रेशियो टर्मिनोलॉजी में आर। यस मैम। क्या था? कंप्रेशन रेशियो हमने टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था, टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम पढ़ा था। यस मैम। टोटल वॉल्यूम क्या था? क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्विफ्ट वॉल्यूम VS अपॉन क्या होता है? VC। मतलब सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम कितना है और उसमें से आपने कितना छोड़ दिया है फॉर द वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग, वो क्या डिनोट करता है? उसके कंप्रेशन रेशियो को। तो जो आर फैक्टर होता है, इस आर फैक्टर का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कंप्रेशन रेशियो मतलब कंप्रेस कितना कर रहे हो किसी भी फ्यूल को, तो पेट्रोल को हमें कम कंप्रेस करना पड़ता है। कम कंप्रेस करते हैं तब भी हमारा जैसे स्पार्क आता है, फ्यूल इग्नाइट हो जाता है, तो सिलेंडर का साइज हमारा छोटा भी होता है और डीजल के कंपैरिजन में, जबकि डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका सिलेंडर का साइज क्या हो जाता है? आपका बढ़ जाता है। बड़ा।
ठीक है, तो लिख लो कि कंप्रेशन रेशियो इन पेट्रोल इंजन होता है आपका 6:10 और डीजल इंजन में होता है आपका 12:20। मैम 14-24। हाँ, थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता रहता है, लिख लो 12-20 या 24 तक लिख लो। कार्बोरेटर हम लिख चुके हैं, बर्निंग एट अ कांस्टेंट प्रेशर हम लिख चुके हैं, स्पार्क प्लग का हमने लिख लिया है, ये पॉइंट्स हम लिख चुके हैं। यस मैम। Yes, ma'am. कितने पॉइंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 8 हो गए मैम। ये भी हो गया कि ये हैंडल करता है एयर और फ्यूल का मिक्सचर। पेट्रोल इंजन का ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जाता है, लेकिन लाइट ड्यूटी व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी लोड लिख कैरिंग चुके हैं। कैपेसिटी पेट्रोल की उतनी ज़्यादा नहीं होती है, नहीं लोड कैरिंग होती है। कैपेसिटी डीजल की ज़्यादा होती है। जो डीजल हैवी की ड्यूटी ज़्यादा होती है। व्हीकल्स होंगे वो डीजल के ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, पावर ज़्यादा जनरेट कर पाता है। तो अगर हम ये बोलें कि पेट्रोल इंजन इज यूज फॉर लाइट व्हीकल्स और डीजल इंजन आर यूज फॉर हैवी ड्यूटी व्हीकल्स। हैवी व्हीकल्स। ठीक, फिर आपने ये भी पढ़ लिया कि ऑटो साइकिल पे वर्क करता है, ये डीजल साइकिल पे वर्क करता है। यस मैम। फिर हम आते हैं कि इसकी ऑपरेटिंग साइकिल रहने दो, इसमें हम बात करते हैं स्टार्टिंग एफर्ट की। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग एफर्ट होता है पेट्रोल इंजन का वो इजी होता है, जबकि डीजल इंजन में स्टार्टिंग डिफिकल्टीज होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई बार डीजल की गाड़ियाँ अगर खड़ी रहें तो वो स्टार्ट करने में दिक्कत होती है। यस मैम। यस तो मैम। वो यस मैम। जो ऑक्टेन और सीटेन नंबर मैंने आपको पहले बताया उसकी वजह से ही वो दिक्कतें होती हैं, जबकि पेट्रोल इंजन में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। हम क्या करते नहीं हैं, पड़ता। अगर वेदर का इफेक्ट पड़ता है, ठंडियों में पेट्रोल की गाड़ियों में दिक्कत होती है, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है ना चोक वाला, कि चोक लगा दो। तो वो क्या करता है कि पहले अगर एयर 1:2 के रेशो में थी तो अब वो क्या करेगा 2:2 के रेशो में पहुंचा देगा। तो कार्बोरेटर ने मिक्सचर की क्वांटिटी को क्या कर दिया, चोक लगा के चेंज कर दिया। तो जैसे ही चोक का इफेक्ट आएगा वैसे ही आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। नहीं जबकि होती। डीजल में तो सिर्फ एयर ही आ रही है, एयर को अगर आप चोक लगाओगे तो एयर की क्वांटिटी में फर्क आएगा, डीजल में तो कोई फर्क नहीं आता। इस वजह से उसको स्टार्ट करना कभी कभार आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, जबकि पेट्रोल इंजन में स्टार्टिंग डिफिकल्टीज नहीं होती। नहीं होती। मैम एयर को कम कर देते हैं किसमें? मैम, चौंक लगाते जब पेट्रोल इंजन। नहीं, तब हम एयर की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। देखो अब होता क्या है कि वेदर के केस में जब एयर आपकी ठंडी होगी तो उसको जलाने में दिक्कतें होती हैं। ठंडी एयर को जलाना मुश्किल होता है ना, गर्म हवा जल्दी जल जाती है या जल्दी बर्निंग कर जाती है। तो अगर हवा ठंडी है और अमाउंट कम है तो पेट्रोल जलने में टाइम लगाएगा। तो हम क्या करते हैं, चोक लगा देते हैं, तो दोनों के मिक्सचर का क्वांटिटी बढ़ा देता है, एयर की भी क्वांटिटी बढ़ाएगा, फ्यूल की क्वांटिटी भी बढ़ाएगा एक बार में। तो आपका फ्यूल क्या हो जाता है, ज्यादा जल्दी जल जाता है। यस मैम। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि कॉस्ट की, तो स्पार्क जो पेट्रोल इंजन होते हैं वो कम कॉस्टली होते हैं, डीजल इंजन कॉस्टली होते हैं, क्योंकि वो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स हैं तो नंबर ऑफ पार्ट्स और उनका मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। नॉइज़ वगैरह आपकी पेट्रोल इंजन में कम होती है, डीजल इंजन में ज़्यादा होती है। हैवी ड्यूटी व्हीकल्स होने की वजह से उनमें जो नॉइज़ होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, पावर जो जनरेट होगी वो पेट्रोल इंजन में कम होगी, डीजल इंजन में ज्यादा होगी। इतना ही डिफरेंस होते हैं पेट्रोल और डीजल या एसआई और सीआई इंजन के बीच में। समझ में आया डिफरेंस? हमने डिफरेंस किस बेसिस पे लिखा? सबसे पहले हमने डिफरेंस उनके वर्किंग कंस्ट्रक्शन पे लिखा, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिखा, नंबर ऑफ पार्ट्स पे लिखा, फिर उनके कंस्ट्रक्शन की वजह से जो कॉस्ट वाइज होता है या उनके यूजेस की वजह से हमने जो डिफरेंसेस पढ़े वो लिखे। तो इस तरीके से आप